हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरा चैनल स्टडी बडी 10 पर स्वागत है। आज हम एमपीएस 001 राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 14 करेंगे, जिसका नाम है राजनीतिक हिंसा। इंग्लिश में से पॉलिटिकल वायलेंस कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके मीनिंग देखेंगे, फिर उसके कुछ विचार देखेंगे, अरस्तु के विचार उन्होंने क्या कहा था। तो इसको बिना टाइम जाया करे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक हिंसा का तात्पर्य उस हिंसा से है जिसका उद्देश्य राजनीतिक परिवर्तन यानी सत्ता परिवर्तन को बलपूर्वक हासिल करना होता है, या तो बलपूर्वक या किसी भी चीज को हासिल करना है, उसमें कुछ न कुछ कूटनीति यूज कर कर। यह हिंसा विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे विद्रोह, तख्तापलट, दंगे, आतंकवाद या सशस्त्र संघर्ष। इसका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना होता है, इनबैलेंस पैदा करना होता है एक सुव्यवस्थित समाज में, किसी भी संस्थान में। सत्ता का नियंत्रण प्राप्त करना या स्थापित स्थान को चुनौती देना होता है। राजनीतिक हिंसा के कुछ प्रमुख उदाहरण में सत्ता के लिए संघर्ष, सरकार विरोधी आंदोलनों में हिंसा, चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा और आतंकवादी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। इस हिंसा के पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक असंतोष, सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता और वैचारिक संघर्ष। विचारधाराओं में संघर्ष हो सकता है। उदाहरण के लिए नक्सलवाद, जो मुख्य रूप से भारत में कुछ राज्यों में व्याप्त है, राजनीतिक हिंसा का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां स्थानीय आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनको वंचना दिखाई जाती है कि आप इन चीजों से पिछड़े हुए हैं, आपको ये चीजें मिलनी चाहिए। नहीं तो वे अपना जीवन अच्छी तरह वहां पर बिता रहे होते हैं, पर फिर सरकार या और अपोजिशन पार्टी या और लोग उनको कहते हैं कि तुम्हें ये भी चीज मिलनी चाहिए, तुम्हें ये भी चीज मिलनी चाहिए, तुम जब भी तो विकसित हो पाओगे। तो फिर जैसे ही वो उनके दिमाग में ये बात आती है, भाई हमें तो ये मिलना चाहिए और लोगों को मिल रहा है, तो फिर वो अपने अधिकारों को पता चलता है उन्हें और उनको मांग करते हैं और कुछ अहिंसक रूप ले लिया जाए। उनके जो प्रोटेस्ट करते हैं उनका हिंसक रूप निकल के आता है। अरस्तु के राजनीतिक हिंसा पर विचार देख लेते हैं। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु एरिस्टोटल ने राजनीतिक हिंसा पर अपने विचार राजनीतिक पॉलिटिक्स, अब उनकी किताब थी पॉलिटिक्स द पॉलिटिक्स ग्रंथ में व्यक्त किया है। उनके अनुसार राजनीतिक हिंसा का उद्भव यानी उनका उद्भव सामाजिक असमानता यानी समाज में असमानता फैली हुई उसके कारण, राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण और न्याय की कमी के कारण, समाज में अपर्याप्त न्याय है। उन्होंने राजनीतिक हिंसा को अस्वाभाविक और अवांछनीय माना है, क्योंकि यह समाज में शांति और स्थिरता को बाधित करता है। अरस्तु ने राज्य के 3 रूपों की चर्चा की है। एक तो हमारे राजतंत्र का उन्होंने बताया था, अभिजात तंत्र और जनतंत्र, जो डेमोक्रेसी होती है। उनके उनके अनुसार जब ये रूप भ्रष्ट हो जाते हैं, तब जब ये तीनों इनमें से राजतंत्र का ले लेता है ट्रायनी यानी स्वेच्छाचारित, और अभिजात तंत्र का ले लेता कुलीन तंत्र, और जनतंत्र का ले लेता हमारा कुलीन भीड़ तंत्र, मॉब यानी मॉब, दंगे वंगे होने लगते हैं और यही राजनीतिक हिंसा के कारण बनते हैं। अब उनके अनुसार राजनीतिक असंतोष का परिणाम, अरस्तु के अनुसार जब राज्य में न्याय का अभाव होता है और सत्ता का दुरुपयोग होता है, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ प्रॉपर न्याय नहीं किया जा रहा है, तो समाज में असंतोष पैदा होता है, जो अतः राजनीतिक हिंसा का रूप ले लेता है। राजनीतिक असंतुलन, जो राजनीतिक संतुलन का महत्व, अरस्तु ने राजनीतिक संतुलन और मध्य वर्ग की वकालत की, जिसमें राज्य का हर वर्ग संतुष्ट रहे। और उनके अनुसार जब राज्य में शक्तियां का सही वितरण नहीं होता, तो हिंसा होने बावजूद है, यानी वो होनी जायज है, होकर ही रहेगी। राजनीतिक स्थिरता, अरस्तु ने राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए कानूनी व्यवस्था और सुशासन को महत्वपूर्ण बताया कि कानूनी व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए और न्याय रहना चाहिए, सुशासन बना रहना चाहिए, समाज पर सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, एक समानता रखनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, यदि राज्य में नीतिगत असंतुलन बढ़ेगा तो यह हिंसा को जन्म देगा। उदाहरण के लिए अरस्तु के विचारों के अनुसार जब राजतंत्र स्वेच्छाचारित में बदल जाता है, तो राजनीतिक हिंसा का जन्म होता है, जैसे कि तानाशाही शासन के खिलाफ विद्रोह। सारांश में अरस्तु के अनुसार राजनीतिक हिंसा असंतुलित और अन्यायपूर्ण शासन का परिणाम होती है। इसका समाधान सुशासन, न्याय और सामाजिक संतुलन में निहित है। उन्होंने साथ ही साथ समाधान भी दिया इसका। अब लिखते हैं हिंसा और राज्य किस तरह से पारस्परिक है। राज्य की भूमिका, हिंसा और राज्य का घनिष्ठ संबंध है। राज्य को एक संस्था के रूप में परिभाषित किया जाए
जो अपनी सीमा के भीतर वैध हिंसा के प्रयोग का एक अधिकार रखता है। मैक्स वेबर के अनुसार राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग कर सकता है, लेकिन जब राज्य हिंसा का दुरुपयोग करता है तो यह तानाशाही और दमनकारी शासन का रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए पुलिस और सैन्य बल का प्रयोग राज्य द्वारा आतंकवाद या विद्रोह के खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन जब यही हिंसा राज्य के नागरिकों पर अत्यधिक रूप से थोपी जाती है तो राज्य की वैधता पर सवाल उठने लगते हैं। राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक एकीकरण। राजनीतिक एकीकरण की चुनौती। राजनीतिक एकीकरण का उद्देश्य है राज्य में विभिन्न समुदायों, जातियों और वर्गों को एकीकृत करना, एक मंच पर लाना। राजनीतिक हिंसा इस प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा भी बन सकती है, क्योंकि जब कोई समूह राज्य के साथ असंतुष्ट होता है तो वह हिंसा का सहारा ले सकता है, जिससे एकीकरण प्रक्रिया बाधित होती है। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक एकीकरण की कोशिशों को मिजो और मिजोरम में और नागा वाले जो होते हैं लोग, नागालैंड में विद्रोहियों की हिंसा से चुनौती मिली है। इसी तरह पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन और राजनीतिक एकीकरण में मुश्किलें पैदा की हैं इन्होंने। राजनीतिक हिंसा और आर्थिक विकास प्रक्रिया। प्रभाव। राजनीतिक हिंसा का आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह विकास परियोजनाओं को बाधित करता है, निवेशकों को हतोत्साहित करता है। इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियां वे यहाँ से आने में झिझकती हैं काम कि हम यहाँ पर निवेश नहीं करेंगे, और श्रम बाजार को अस्थिर कर देता है। हिंसा से सुरक्षा को माहौल बिगड़ता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं। ये सभी शॉर्ट नोट्स हैं, आपको इनको एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप इनसे शॉर्ट, ये तो आपका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। ये सारी की सारी 19-20 हेडिंग्स हैं, ये आपकी बुक्स में दी हुई हैं इस चैप्टर की। उदाहरण के लिए नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक विकास प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हिंसा के कारण सड़क निर्माण, खनन और अन्य विकास कार्य प्रभावित होते हैं। विदेशी निवेश भी कम हो जाता है, क्योंकि निवेशक असुरक्षित माहौल में आना नहीं चाहता। राजनीतिक हिंसा के कारण सामाजिक असमानता। जब समाज में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत असमानता बढ़ जाती है तो यह असंतोष और हिंसा का कारण बन सकती है। राजनीतिक असंतोष। सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और राज्य की नीतियों से असंतोष होने पर नागरिक हिंसा का सहारा ले सकता है। आर्थिक विषमता। गरीबी और बेरोजगारी जैसे आर्थिक मुद्दे पे हिंसा के प्रमुख कारण हो सकते हैं, क्योंकि सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है, और जब लोगों का समान अवसर नहीं मिलते और उनको बहुत दिनों से इसी व्यवस्था में रहना पड़ रहा है, तब हिंसा का रास्ता अपनाते हैं और सरकार को चुनौती देते हैं। वैचारिक संघर्ष। जब विभिन्न वैचारिक समूह के बीच संघर्ष होता है, यानी बहुत सारी विचारधाराओं के बीच संघर्ष होता है कि मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, तो यह हिंसा में परिवर्तित हो सकती है। जैसे माओवादियों और राज्यों के बीच संघर्ष होता रहता है। राजनीतिक हिंसा के सामान्य कारण। जातीय संघर्ष। जब एक जातीय समूह को दूसरे जातीय समूह के मुकाबले कमतर समझा जाता है, भाई तुझे कम समाधान मिल रहे हैं, तुझे कम साधन मिल रहे हैं, तुझे कम स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं और हमें ज़्यादा मिल रही हैं, तो हिंसा भड़क सकती है इन दो जातीय समूह के बीच, वे एक दूसरे की बराबरी करने के समय। धार्मिक संघर्ष। धार्मिक असहिष्णुता और एक धर्म के अनुयायियों पर अन्य धर्म के अनुयायियों द्वारा अत्याचार भी हिंसा का कारण बन सकता है। अधिकारों की मांग। जब नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं और राज्य उनकी आवाज नहीं सुनता, तो वह हिंसा का सहारा ले सकते हैं, बन सकता है यह सहारा लेने का यह मुद्दा उनका। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न। अल्पसंख्यक समुदायों का राजनीतिक और सामाजिक उत्पीड़न भी हिंसा की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अवधारणा। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अर्थ है किसी राष्ट्रीय समुदाय को अपने राजनीतिक भविष्य को तय करने का अधिकार। इसका संबंध स्वतंत्रता आंदोलन और स्वायत्तता की मांगों से है। जब किसी समूह को यह अधिकार नहीं मिलता तो वह हिंसा का सहारा ले सकता है। उदाहरण के लिए कश्मीर में अलगाववादी आंदोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग की गई थी, जिसके चलते हिंसा और संघर्ष का वातावरण बना वहां पर। धार्मिक और जातीय संघर्ष। धार्मिक संघर्ष। जब धार्मिक समूह के बीच धार्मिक असहमति और सहिष्णुता बढ़ती है तो यह हिंसा का कारण बन सकती है। इसका परिणाम अक्सर सांप्रदायिक दंगों और आतंकवाद में होता है। जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब विभिन्न जातीय समूह एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं, यानी एक दूसरे से जेलसी फील करते हैं, एक दूसरे को शत्रु मान लेते हैं, तो यह राज्य के साथ असहमति रखते हैं।
इस तरह के संघर्षों में सामूहिक हिंसा, नरसंहार और जातीय सफाई जैसी, यानी पूरी जाति को ही खत्म करने की ठान लेते हैं, भाई ये जाति रहनी नहीं चाहिए, जैसी घटनाएं शामिल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए भारत में 1992 में का बाबरी मस्जिद विवाद और उसके बाद के सांप्रदायिक दंगे धार्मिक संघर्ष का उदाहरण है। वहीं श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच भी जातीय संघर्ष का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक धार्मिक हो गया हमारे, एक जातीय हो गया। उदाहरण में विभिन्न अभिजात वर्गों के बीच राजनीतिक द्वंद्व। अभिजात वर्ग यानी जो मिडिल क्लास, जो अभिजात वर्ग भी होते हैं, जो जमींदार टाइप के होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, समाज में शक्तिशाली और प्रभावशाली समूह जिनके पास राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अंबानी कंपनी, तो ये बड़ी बड़े अभिजात वर्ग के उसमें कैटेगरीज में आते हैं, अभिजात वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। ये समूह अक्सर सत्ता और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करते रहते हैं, सरकार पर भी दबाव डालते हैं ये, और इसके द्वंद्व के कारण विभिन्न अभिजात वर्गों के बीच राजनीतिक द्वंद्व का कारण सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का बंटवारा होता है। जैसे जैसे किसी समूह का प्रभुत्व बढ़ता है, अन्य समूह उसका विरोध करते हैं, जिससे संघर्ष और हिंसा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए भारत में 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी के भीतर इंदिरा गांधी और पार्टी के पुराने नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष, जिसमें इंदिरा गांधी ने पार्टी पर नियंत्रण प्राप्त किया था। उसमें सिंडिकेट के उसमें जैसे ये महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी, तो सिंडिकेट में बहुत सारे अमीर लोग थे, वे मानते थे कि भैया हमारी बात सुननी चाहिए, इसे एक औरत है, तो उस पर दबाव डालने की कोशिश की थी उन्होंने, सभी अमीर लोगों ने, अमीर नेताओं ने। तो फिर वहां पर इंदिरा गांधी जी खड़ी उतरी थी कि भाई मैं तुमसे कम नहीं हूं। आर्थिक स्थितियां और सापेक्ष वंचना की अवधारणा। सापेक्ष वंचना क्या है? यह वह स्थिति है जब लोग अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना दूसरों से करते हैं या लोग उन्हें करवाते हैं। ज्यादातर टाइम लोग उन्हें करवाते हैं। जैसे आदिवासी लोग होते हैं, बड़ी अपनी खुशी जिंदगी जी रहे होते हैं, अपने हंट करते हैं, वहीं पर शिकार करते हैं, खाते हैं, और जो भी उनकी प्राचीन पीढ़ियों तो पीढ़ियां शिक्षा चलती आ रही है, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं हंट करना और कुछ जड़ी बूटियां बनाना। पर जब उन्हें और लोग बाहर से आते हैं, वे कहते हैं भाई तुम्हें तो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, तो उनकी जो प्रथाएं चलती आ रही हैं वे अपनी भूल जाते हैं, और एक बारी उनको स्कूल शहर में आ जाते हैं, शहर में उन्हें उतना हक भी नहीं मिलता जितनी खुशी से वो वहां पर रह रहे होते हैं, तो उनके मन में एक वंचना उत्पन्न होती है। इसे कहते हैं सापेक्ष वंचना। तो दूसरों से तुलना करने लगते हैं, जैसे दूसरों की खुशियां देखते हैं, भाई ये तो गाड़ियों में चल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, तो वो भी वही चीज प्राप्त करना चाहते हैं, फिर सरकार से हक मांगते हैं। भले ही अब देख लेते हैं वही है ना, आर्थिक स्थिति की तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को वंचित महसूस करते हैं, भाई हमारे पास ये नहीं है, भले ही उनके पास संसाधनों की कमी ना हो, क्योंकि जंगल में संसाधन उनके पास बहुत सारे थे, खुशी जीवन जी रहे थे। यह असंतोष या राजनीतिक हिंसा को जन्म दे सकता है, और ज्यादातर ये बाहर से जब स्थिति, बाहर से लोग उनके हैबिटेट में आते हैं तो उनको जागरूक करते हैं या उनको बताते हैं ऐसी चीजें, वो एक बार फिर देखते हैं या उनको किसी को ले जाते हैं अपने साथ शहर में। आर्थिक स्थिति, आर्थिक समानता और गरीबी। ये मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि उनको बिल्कुल विकसित नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मकसद है कि इस सापेक्ष वंचना के तहत अगर व्यक्ति वहां पर बिल्कुल खुश था, उसको सारी सुविधाएं मिल रही थी जो उसके जीवन में अपरिहार्य थी उस समय के लिए, वो खा रहा था, पी रहा था और आराम से खुशी खुशी एक रात को सो रहा था, कोई टेंशन नहीं थी उसके पास, कुछ नहीं था। पर जैसे ही उसको बाहर की वर्ल्ड का पता चला, और तो उसे गाड़ी घोड़ा चाहिएगा, पैसे कमाने चाहिएंगे उसे, बाद में वहां पर जंगल पैसे की जरूरत नहीं थी, वो खाते थे, कमा वहीं पर ही हंट करते, शिकार करते थे, स्वस्थ रहते थे, शरीर भी स्वस्थ रहता था उनका। अब उनको जैसे ही शहर में आएंगे उनको नौकरी करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जो भी चीज खरीदनी है वो पैसे से खरीदनी पड़ेगी, उनको शिक्षा लेनी पड़ेगी कुछ भी काम करने के लिए वहां पर। तो इन चीजों के बारे में तो उनका जीवन और खराब हो जाता है बाहर आने के कारण। उदाहरण के लिए आर्थिक स्थिति हो गया। आर्थिक स्थिति, असमानता और गरीबी राजनीतिक हिंसा के प्रमुख कारण हो सकते हैं। जब समाज में कुछ वर्ग आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं और अन्य वंचित रहते हैं तो हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। और नक्सलवाद, उदाहरण के लिए नक्सलवाद जो भारत के आदिवासी क्षेत्रों में फैल रहा है, सापेक्ष वंचना का परिणाम है, जहाँ स्थानीय लोग अपनी स्थिति की तुलना मुख्य धारा के समाज से करते हैं और खुद को वंचित महसूस करते हैं। इनको करवाया जाता है, वो ज्यादातर टाइम इनको करवाया जाता है ऐसा महसूस।
समीपवर्ती देशों द्वारा समर्थन। बाहरी समर्थन। राजनीतिक हिंसा को समीपवर्ती देशों से समर्थन मिलने पर वह अधिक तीव्र हो जाती है, जहां समर्थन वित्तीय, सैन्य और कूटनीति रूप में हो सकता है। जैसे कि कुछ हमारे आसपास के क्षेत्र हुए, देश हुए, वो हमें भड़काने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे आंतरिक मामले चल रहे हैं, कोई चल रहा है मुद्दा, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भड़काने की, उसको फंड करने की कोशिश करते हैं समीपवर्ती देश कि भाई ये इसको कमजोर करने का यही मौका है, इसको थोड़ा सा फंड कर देते हैं इस मुद्दे को, और इसमें और तीव्रता लेके आ जाते हैं, और फिर कमजोर हो जाएगा तो हम अटैक कर सकते हैं इसके ऊपर। उदाहरण के लिए पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में अलगाववादी समूह को समर्थन देना, जिससे वहां आतंकवाद और हिंसा में बढ़ोतरी हुई। राजनीतिक हिंसा के रूप। आतंकवाद किसी विशेष राजनीतिक उद्देश्य के प्रति के लिए प्राप्ति के लिए भय और हिंसा का वहां पर उत्पन्न करना, प्रयोग करना। सैन्य विद्रोह। सैन्य द्वारा सरकार के खिलाफ विद्रोह अक्सर तख्तापलट के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान में हुआ था, बांग्लादेश में भी कुछ कुछ ऐसा ही देखा जा सकता है। विद्रोह स्थानीय स्तर पर उत्पन्न हिंसा, जिसमें समाज के एक वर्ग द्वारा शासन के खिलाफ विद्रोह किया जाता है। दंगे। सामूहिक हिंसा, इसमें समाज के विभिन्न समूह आपस में संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका का तमिल विद्रोह, लिट्टे, और भारत में माओवादी विद्रोह, नक्सलवाद। सरकार के विरुद्ध लोगों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन। कब? कारण क्या है? जब लोगों को लगता है कि उनकी मांगों को सरकार द्वारा अनसुना किया जा रहा है, यानी उनकी मांगें सुनी नहीं जा रही है, तो वे विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जो कभी कभी हिंसक रूप भी धारण कर सकता है। उदाहरण के लिए 2011 में मिस्र की तहरीर स्क्वायर के विरोध प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसक रूप ले लिया था, राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। ये बाहर देश का एक उदाहरण है, और इंडिया में बहुत ऐसे उदाहरण है। अभी किसान आंदोलन में भी हुआ था, और भी बहुत आंदोलन हुए हैं उससे पहले भी। आतंकवाद, टेररिज्म। आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डर और हिंसा को सुनियोजित प्रयोग करता है। इसमें आम नागरिकों को लक्षित करके भय का माहौल बनाया जाता है। उदाहरण के लिए 26/11 का मुंबई हमला, जिसमें पाकिस्तानी स्थित आतंकवादी संगठन ने आम नागरिकों की निशाना बनाया। सैन्य विद्रोह और तख्तापलट। सेना द्वारा सरकार के खिलाफ विद्रोह, जिसमें सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं सेना। उदाहरण के लिए म्यांमार में 2021 में सेना तख्तापलट, जिसमें आंग सान सू की सरकार को उखाड़ फेंका गया था सैनिकों द्वारा, फौज द्वारा। विद्रोह और राजद्रोह में अंतर क्या है? विद्रोह यह किसी स्थापित सत्ता या व्यवस्था के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष है। विद्रोह में स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर सशस्त्र आंदोलन शामिल हो सकते हैं। राजद्रोह यह देशद्रोह का कार्य है, जिसमें कोई व्यक्ति या समूह अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र करता है, खासकर दुश्मन के साथ मिलकर। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 का विद्रोह हुआ था। युद्ध राष्ट्रों के बीच सशस्त्र संघर्ष है। यह राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय कारणों से उत्पन्न हो सकता है। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें कश्मीर के मुद्दे पर संघर्ष हुआ था। क्रांति एक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें सत्ता संरचना और आमूलचूल परिवर्तन होता है। इसमें आम जनता की भागीदारी होती है, और ये राजनीतिक हिंसा का चरम रूप हो सकता है। 1917 की रूसी क्रांति, जिसने जार शासन को उखाड़ फेंका और सोवियत संघ की स्थापना की। क्रांति का अर्थ। क्रांति यह सत्ता और सामाजिक ढांचे में व्यापक और मौलिक परिवर्तन है। इसका उद्देश्य वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और एक नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। क्रांति के 3 कारण: राजनीतिक दमन, सरकार द्वारा दमनकारी नीति और जन अधिकारों का हनन करना; आर्थिक असमानता, व्यापक आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय की कमी; सामाजिक असंतोष, जनता में असंतोष और उनके अधिकारों का अवहेलना। क्रांति के सिद्धांत। मार्क्सवाद। क्रांति का उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर श्रमिकों की सत्ता स्थापित करना था। सापेक्ष वंचना सिद्धांत। जब लोग अपनी अपेक्षाओं और वास्तविकता स्थिति से बीच बड़ा अंतर देखते हैं, जैसे उनकी जो अपेक्षा थी कि हमें ऐसा चाहिए, उससे उसमें बहुत अंतर जैसे वे है, तो उनके बीच में क्रांति को प्रेरित करती है ऐसी स्थिति। राजनीतिक हिंसा पर काबू पाने के तरीके। लोकतांत्रिक संवाद। सभी पक्षों के बीच संवाद को बढ़ावा देना। समय समय पर
सामाजिक और आर्थिक सुधार, असमानता को कम करने के लिए सुधारों का लागू करना, कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करना, कानून का पालन सुनिश्चित करना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। सुधारों व उपचारों वाली विधियां, रिफॉर्म एंड रेमेडियल मेथड्स। राजनीतिक सुधार, लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन और समान वितरण सुनिश्चित करना। बल प्रयोग विधि, राज्य द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने और राजनीतिक हिंसा पर नियंत्रण के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक, यानी टीयर गैस, वाटर कैनन, वाटर प्रेशर, इनके द्वारा एक प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक और न्याय संगत तरीके से किया जाना चाहिए कि आदमियों को चोट ना पहुंचे, सिर्फ उनको कंट्रोल किया जाए। दाम दंड नीति, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। दाम दंड नीति एक ऐसी रणनीति है जिसमें सरकार द्वारा विरोधियों को सुधारने के लिए एक तरफ से प्रोत्साहन, यानी उनको कुछ उनकी शर्तें मानी जाती हैं जो वो मांग रहे हैं, दूसरी तरफ दंड का प्रयोग भी करती है। इसका उद्देश्य हिंसा पर नियंत्रण पाया जा सके और शांति बहाल की जा सके। कौटिल्य के विचार राजद्रोहियों के लिए। कौटिल्य का मानना था, उनकी एक अर्थशास्त्र बुक थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सुरक्षा के लिए राजद्रोहियों को सबसे बड़ा खतरा माना उन्होंने कहा कि अपने ही अंदर जब राजद्रोही बैठे होंगे, अपने ही लोग, तो उनको हमें जड़ तक ढूंढना होगा, कठोर दंड दिए जाना चाहिए एक तो उनको, और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक राजद्रोही को खत्म करना या रोकना जरा गलत होगा, हमें उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। उन्होंने राजा को हिदायत दी कि तुम्हें जड़ तक पहुंचना होगा कि कौन इसका बीज है जो ये षड्यंत्र कर रहा है, और षड्यंत्रकारी को ढूंढना होगा हमें, ना कि एक राजद्रोही, एक व्यक्ति को पकड़ना होगा ऊपर। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, उनको खोजना होगा। कौटिल्य ने राज्य के भीतर विद्रोहियों और षड्यंत्रकारियों की पहचान के लिए जासूसी तंत्र की भी स्थापना समर्थन किया। राजा को सुझाव दिया कि जासूसी तंत्र होना चाहिए, हमारे लोग भी समाज के अंदर होने चाहिए राजा के, जो समय समय पर इन गुटों के बीच में बैठे और उनकी जानकारी लेते रहे, जिससे वे राज्य को कमजोर ना कर सके राजद्रोही लोग। ये तो आपका चैप्टर हो गया। अब ये नीचे 10 क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन मैंने थोड़े शॉर्ट एक्सप्लेन किए हैं और बाकी के एक एक लाइन में है उनके, आप देख लेना इनको, इनके नोट्स में शेयर कर दूंगा। एक ऊपर के 1-2 पढ़ लेते हैं। राजनीतिक हिंसा की प्रकृति व कार्यक्षेत्र क्या है। राजनीतिक हिंसा की प्रकृति सत्ता और प्रभाव के संघर्ष में हिंसात्मक कार्यवाही के रूप में देखी जाती है। यह हिंसा सरकार, समूह या व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। राजनीतिक हिंसा व्यक्तिगत स्तर से लेकर राज्य स्तर पर तक हो सकती है, जिसमें विद्रोह, आतंकवाद, तख्तापलट, दंगे और क्रांतियां शामिल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र के अनुसार राजनीतिक हिंसा सत्ता की स्थापना, संरक्षण या परिवर्तन के लिए होती है। इसमें संघर्ष की व्यापकता स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो सकती है। उदाहरण ये हो सकते हैं आतंकवाद, विद्रोह, तख्तापलट। इसको आपको बड़ा करके लिखना होगा जब ये क्वेश्चन आपको आंसर में आएगा, उसमें आएगा एग्जाम में, तो आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो आपको ये राजनीतिक हिंसा के बारे में सिर्फ उसमें आएगा आपको 250 वर्ड वाले उसमें, तो आपको 2 पेज लिखना होगा, इन्हीं को बड़ा कर देना, थोड़ा इसको समझ लेना। आपको सारा मटेरियल मैंने दे दी, इसीलिए तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करके लिख रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा था, तो उसमें आपको थोड़ा और ज्यादा था दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट पॉइंट्स से सिर्फ टाइम के लिए थे कि आप 10 चैप्टर शुरू में रिवीजन के टाइम पे आपके शुरू के 10 चैप्टर आप शॉर्ट पॉइंट से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। आपने पहले पढ़े हो गए, जहाँ तक मानता हूँ कि आपने पढ़ लिए होंगे सारी किताब के चैप्टर्स, तभी आप इन शॉर्ट नोट्स से मदद कर सकते हैं अपने एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है, राजनीतिक एकीकरण की समस्याएं किस प्रकार आधुनिक समाज में हिंसा को जन्म देती हैं। इसका ये शॉर्ट आंसर है। फिर उसके बाद आर्थिक विकास राजनीतिक हिंसा को क्यों जन्म देता है, उसका ये शॉर्ट आंसर मैंने लिखा है थोड़ा। फिर ये और बिल्कुल एक एक लाइन का आंसर मैंने ये है, आप इसको देख लेना। राजनीतिक हिंसा के सामान्य कारण क्या है। राजनीतिक हिंसा के उदय में आर्थिक परिस्थितियों की भूमिका पर चर्चा करें। आतंकवादी हिंसा के प्रमुख उदाहरण करें, या आप कमेंट कर सकते हैं कोई सा क्वेश्चन जिसको भाई मैं दोबारा से एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको इस आंसर के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में समझना है। तो 7वां क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक हिंसा में सत्ता ओवरलैप की प्रकृति पर चर्चा करें।
राजनीतिक हिंसा में गृह युद्ध पर टिप्पणी लिखें। क्रांति की परिकल्पनाओं पर एक टिप्पणी लिखें। राजनीतिक हिंसा पर काबू पाने का उदारवादी तरीका क्या है? उदारवादी तरीका, इसमें संवाद, सामाजिक और आर्थिक सुधार और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का अंत और शांति स्थापना करना एक उदारवादी प्रक्रिया हो सकती मानी जाती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। आप चैप्टर के नोट्स कैसे लगे हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं, या लाइक करके आप जाहिर कर सकते हैं कि आपको कमेंट नोट्स अच्छे लगे। और आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सितंबर आ गया, अक्टूबर नवंबर 2 महीने रह गए हैं। तो आप सारी बुक्स पढ़ेंगे, 29 चैप्टर हैं आपके इसमें, और मैंने अभी आपके 14 चैप्टर करवाए हैं। तो आपको पहले पढ़ लेने चाहिए बुक में से सारे के सारे। तो जब तक मैं इनको कंप्लीट करूंगा, तो आप जब रिवीजन करने आओगे तो आप इनको रिवीजन कर सकते हो, या इनको साथ के साथ रिवीजन कर सकते हो। सुबह किताब पढ़ी आपने, किताब में से चैप्टर पढ़ा, शाम को आपने ये वीडियो देख ली शॉर्ट नोट्स की, तो आपको ऐसा होगा दिमाग में रिकॉल होएगी, रिकॉल की पावर आपकी बढ़ेगी याद करने की, कि आप मैंने सुबह पढ़ा था, हाँ भाई ये था, इसमें ये था, ये था, ये था। तो आपको धीरे धीरे एग्जाम के टाइम पे जब एग्जाम में बैठते हैं ना, कई बार रिकॉल पावर हमारी कमजोर होती है, तो हम जो पढ़ के जाते हैं हम भूल पाते, एग्जाम में हमारे दिमाग में वो लाइंस आती नहीं है कि क्या वर्ड्स थे, कैसे शुरू करूं। तो आपकी एक दो लाइंस जो दिमाग में छप जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप उनको एग्जाम में लिख सकते हो। तो आई होप आप पढ़ेंगे, अब से शुरू कर देंगे इनको। तो यहाँ तक आपने देखा होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।